रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर के साथ जब हम देखते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने मेमोरेंडम क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या फॉर्मेटिंग, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये हमने देखा। आई होप आपको याद हुआ होगा। सर इसके कंटेंट्स क्या होंगे ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। इसी वीडियो के साथ मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं 20 डेज प्लेज में, जिसमें अब हम देखने आ रहे हैं कि इसके कंटेंट्स क्या होंगे, आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। चलिए बॉस, क्वेश्चन नंबर 22 ये है आपके सामने, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सर अपना नाम। जैसे हमको हमारे नाम से प्यार है वैसे ही कंपनी के लिए भी उसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नेम क्लॉज होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। और साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है, नेम क्लॉज में आप वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, लिमिटेड लगाना है, अगर पब्लिक लिमिटेड हो तो, प्राइवेट लिमिटेड हो तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स आने चाहिए। और ये क्लॉज सेक्शन 8 पे नहीं लगता क्योंकि सेक्शन 8 में कभी भी पब्लिक या प्राइवेट वर्ड यूज नहीं होता जब तक कि गवर्नमेंट ऑर्डर पास ना कर दे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी हमेशा लिमिटेड वर्ड के साथ ही अपने आप को शो करेगी। इसी तरह से ओपीसी जो है वो अपने नाम के नीचे ओपीसी वर्ड इंक्लूड करेगा। ये ध्यान रखना, 1% कंपनी लिखना जरूरी है। ये था आपका नेम क्लॉज। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट के केस में लिमिटेड, सेक्शन 8 में दोनों वर्ड नहीं आने चाहिए और ओपीसी में ओपीसी वर्ड आ जाना चाहिए ताकि पढ़ते से ही समझ पड़ जाएगी कि कंपनी कैसी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो ये बताएगा कि कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड होगी, उस पर कौन सा आरओसी लगेगा, ये इस बात से हमको समझ पड़ने लगेगा। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है जिसके लिए कंपनी बनाई गई, वो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी का प्रपोज्ड होगा कि हम ये काम करेंगे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। और साथ ही साथ एनी मैटर, एनी अदर मैटर जो कि उस बिजनेस को फर्दरेंस करने में, आगे बढ़ाने में मदद लाए, वो सब आपके ऑब्जेक्ट्स में आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड ये लिखो, और मैटर्स विच आर नेसेसरी, विच आर इसेंशियल फॉर द फर्दरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वो सब भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद सर नाम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप जानते हैं लायबिलिटी 3 तरह की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लायबिलिटी लिमिटेड है, टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ये मेंबर्स की लायबिलिटी है। सेकंड केस था सर हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें हम लिखेंगे अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर हैज अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट। ये बात आपने ऑलरेडी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कंपनीज का तब भी आपने पढ़ा। तो इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या वर्ड यूज करेंगे, लायबिलिटी अनपेड अमाउंट तक की ही होगी। सेकंड केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हमको लिखना है अपने एमओए में विच ईच मेंबर इज रेडी टू अंडरटेक, रेडी टू कंट्रीब्यूट, किस चीज में सर, टू द असेट्स इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ये वर्ड हमने देखा था, असेट्स के लिए कितना देंगे ये अभी लिख दो, वाइल ही इज अ मेंबर, और विद इन 1 ईयर, ये भी याद होगा आपको, आफ्टर ही सीजेस टू ए मेंबर फॉर द पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटी। ये बिल्कुल वो की वो डिक्टो वही लाइन है। हमने 4 अभी तक क्लॉज देखे, सबसे पहला नेम क्लॉज, फिर हमने देखा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर देखा हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज, और फिर हमने देखा सर लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए सर 2 हिस्से किए हमने, पहले शेयर्स लिमिटेड वाली कंपनी, फिर गारंटी वाली कंपनी। गारंटी में फिर 3 पॉइंट बोले हमने, पहला बोला टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन इट्स वाइंडिंग अप, दूसरा बोला टू द कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस, और तीसरा बोला राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अमॉन्ग देमसेल्व्स। ये 3 हिस्सों में आप इस क्लॉज को मेमोरेंडम में शामिल करोगे। नेक्स्ट क्लॉज है अपना कैपिटल क्लॉज। अरे मेमोरेंडम में ये तो लिखो कि कितनी कैपिटल है, कितने शेयर्स हैं, कितने अमाउंट के शेयर्स हैं। तो देखिए अमाउंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल आपको कोट करनी है, और ये अथोराइज कैपिटल के बारे में 2 बातें, पहला डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, दूसरा सर नंबर ऑफ शेयर भी तो बता दो, एक शेयर कितने का प्लस नंबर ऑफ शेयर कितने के, और सब्सक्राइबर कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये जरूर लिखो। एग्रीड टू टेक एट द टाइम ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, उनके नाम के सामने या उनके नाम के अपोजिट ये बात लिखी होनी चाहिए, और कम से कम एक शेयर तो सभी सब्सक्राइबर्स को लेना ही है। तो अथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज, या ऐसा बोल लो कैपिटल क्लॉज, जिसमें अमाउंट ऑफ अथोराइज कैपिटल आएगा, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट अलोंग विद नंबर ऑफ शेयर्स विथ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, और एटलीस्ट इन सब के पास एक नाम होना चाहिए, लिखा होना चाहिए अपोजिट टू देयर नेम, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर दे हैव अंडरटेकन, ये बात आपको लिखना। ये हो गए आपके 5 क्लॉज। क्या वो कंपनी ये वाला क्लॉज लिखेगी, अरे सर जब शेयर कैपिटल ही नहीं है तो कैपिटल क्लॉज कैसे आएगा? वेरी गुड। तो ध्यान रखना, एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल ही नहीं है वो ये कैपिटल क्लॉज इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर, क्या अरे वो कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं, ये लिखा तो कि यस वी अंडरटेक टू फॉर्म द कंपनी, वी आर ईगर टू फॉर्म द कंपनी। तो मेमोरेंडम में इसको बोला जाता है एसोसिएशन क्लॉज, वो एसोसिएट कर रहे हैं अपने को कंपनी को बनाने में। सब्सक्राइबर जो होगा वो क्या लेगा, एटलीस्ट 1 शेयर लेगा, ये बात अभी हमने देखी। उसके नाम के अगेंस्ट लिखा होगा द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम, तो माना जाएगा कि सब्सक्राइबर कंपनी से एसोसिएट होने को रेडी है, तब जाके आरओसी उस मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करेगा। ये हो गए मालिक आपके 6 क्लॉज, और इन क्लॉजेस को कंपलसरी क्लॉजेस या कंडीशंस भी बोला जाता है। कि इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए ये वाली। इन क्लॉजेस को क्या बोलेंगे सर, कौन से पढ़े आपने, रिपीट करो। पहला नाम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस। तो पहला क्वेश्चन नाम क्या है तुम्हारा ये बताओ, दूसरा कहाँ रहते हो ये बता दो, तीसरा सर ऑब्जेक्ट क्या है क्यों बनाया, चौथा सर लाइबिलिटी, पांचवा कैपिटल, और छठा एसोसिएशन क्लॉज। ये था एक बहुत छोटा सा आंसर, वेरियस कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम या वेरियस क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दादा याद हुआ होगा, वापस एक बार रिपीट करते हैं। नेम के साथ बोलना लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी विल नॉट एड ऑन दीज वर्ड्स, government company will take the word limited. Next, in case of OPC, the words OPC should be included with its name या below its name, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड बताना है the state in which the registered office of the company is to be situated, registered office clause। तीसरा, the object for which the company is incorporated या proposed to be incorporated and any matter, जो भी मैटर जो necessary है in furtherance thereof, ये हो गया आपका object clause। फोर्थ पॉइंट है liability of the members of the company, जिसको बोला गया liability clause। in the case of company limited by share, the liability of the member is limited to the, कितना सर, लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड, लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दो बातें बताओ, अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, पहला टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, ये वर्ड लिखना। while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for the payment of the debts or liability, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो। और दूसरा नया, to the cost, to the charges and to the expenses of winding up। और तीसरा, for एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस अमॉन्ग देमसेल्व्स, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी मेंबर हैं ऐसी कंपनी के, उनके क्या राइट्स होंगे, उसके एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, ये सब भी आप मेमो में लिखो। फिर अमाउंट ऑफ अथोराइज कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट था, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, और साथ ही साथ द नंबर ऑफ शेयर with the subscriber to memorandum opposite to their name should be indicated and at least 1 share should be undertaken by each subscriber। तो इसको लिखोगे कैसे, ये तो अपना नॉर्मल लैंग्वेज हुआ, अपन लिखेंगे सर नंबर ऑफ शेयर with the subscriber to memorandum, ये लिख देना। agreed to take, they have agreed to take opposite to their names, ये लिख देना। इसके बाद लिखना which shall not be less than 1, एक से कम तो नहीं होगा। नेक्स्ट, एसोसिएशन क्लॉज, द डिजायर, इच्छा है उनकी, ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन क्लॉज। द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर इंडिकेटेड अगेंस्ट देयर नेम एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट देयर नेम, और इन सब क्लॉजेस को बोला जाएगा कंपलसरी क्लॉजेस और कंडीशंस फॉर द मेमोरेंडम। तो दोस्तों ये था कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। अब हम मूव कर रहे हैं हमारी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन की तरफ। मेमोरेंडम के क्लॉजेस याद करके जाना, हमेशा पॉसिबिलिटी है कुछ ना कुछ पूछने की। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉस, जैसे मेमोरेंडम इंपॉर्टेंट था ऐसे ही, जैसे मेमोरेंडम के कंटेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इसका मीनिंग क्या है, बस अब अपन इसको रिवाइज करते हैं। पहला, अल्ट्रावायर्स वर्ड जब भी यूज होगा इसका सिंपल मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। अच्छा सर, मतलब यार बॉस कंपनी बनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपने उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड करवाया है, अब उसके कुछ पावर्स होंगे। बिल्कुल, क्या कंपनी अपने पावर्स को एक्सीड करेगी, क्या वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेगी जो उसके पावर के बाहर है, जैसे कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि वो सिर्फ वीट का ही बिजनेस करेंगे, पर वो तो टमाटर का भी करने लग गए, वो तो चावल का भी करने लग गए, वो तो शराब का भी करने लग गए। क्या ये पॉसिबल है? तो अल्ट्रावायर्स का मीनिंग क्या है? बियॉन्ड देयर पावर्स। ये जो लीगल फ्रेज है ये क्या बोलता है? इट इज अप्लीकेबल ओनली टू दोज एक्ट्स, ये उन्हीं एक्ट्स पे लगेगा विच आर डन इन एक्सिस ऑफ द लीगल पावर्स। जो एक्ट्स आपने इन एक्सिस ऑफ योर पावर्स किए हैं उन्हीं पर ये फ्रेज लगेगा। जैसे कि पापा ने बोला था कि जाओ घूम फिराओ मस्ती कराओ, आप तो ड्रिंक करके आ गए, आपने अल्ट्रा वायर्स किया, पावर ये नहीं दिया था पापा ने बोला जाओ मस्ती करो, घूमो फिरो, 12th पास हुए हो, बढ़िया एग्जाम पास किए, सीए फाउंडेशन पास हुए हो, जाओ घूम के आओ, जी लो अपनी जिंदगी। अब तुम जाके 4 बोतल वोडका करके आ गए, पापा बोल रहे हैं यार ये अल्ट्रा वायर्स हो गया भाई। अल्ट्रा वायर्स क्यों? क्योंकि इसका पावर आपके पास नहीं था। तो लीगल फ्रेज बोलता है इन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स। ये 2 लाइन आपको लिखना है। अल्ट्रा वायर्स की डॉक्ट्रिन क्या मानती है? दिस प्री सपोजेस दैट
पावर आर इन देयर नेचर, पावर आर इन देयर नेचर लिमिटेड। हमेशा ध्यान रखना, पावर कोई सा भी हो, अथॉरिटी कोई सी भी हो, उसका अपने आप ही नेचर है, प्री सपोज किया जाता है कि उसकी भी एक लिमिटेशन है। टू एन ऑर्डिनरी सिटीजन, आपके मेरे लिए सर लॉ क्या है? हमारे लिए हर वो चीज परमिटेड है जिसको लॉ ने मना नहीं किया हो। सिंपल भाषा में, रेड सिग्नल पे रुकना है तो रुकना है, अगर वो मना है तो आप उसको मत तोड़ो। इसको अगर मना नहीं किया हुआ है तो वो परमिसिबल है। सिंपल लॉजिक आपके मेरे लिए। तो हमारे पावर्स कैसे हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन में? यार जो भी प्रोहिबिटेड नहीं है वो परमिसिबल है, ये हमारा लॉजिक है। कंपनी के केस में क्या करें? कंपनी के केस में फंडामेंटल लॉ बनाया गया कंपनी लॉ के अंतर्गत कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी जो कहां लिखे हुए हैं सर, इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे आप डिपार्ट मत करो, और करना है तो कब होगा? तो देखिए, इट इज द फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल वर्ड यूज किया कि जो भी ऑब्जेक्ट स्टेटेड है, कहां पर? स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन ऑब्जेक्ट्स को आप डिपार्ट मत करो। करोगे तो कब? कैन बी डिपार्टेड ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड। अगर डिपार्ट करते भी हो, हटते भी हो अपने ऑब्जेक्ट से, तो कितना? टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट, दस फार एंड नो फर्दर, ना उससे कम ना उससे ज्यादा भी नहीं आना है, उससे कम भी नहीं आना है। आप अगर डाइवर्ट करोगे, डेविएट करोगे, डिपार्ट करोगे, तो जितना एक्ट परमिट करे सिर्फ उतना ही। ये फंडामेंटल रूल है जो कि कंपनी लॉ ने दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कंपनी के एमओए के अंदर, कैन बी डिपोर्टेड ओनली टू द एक्सटेंट, क्या लिखोगे? परमिटेड बाय द एक्ट, दस फार एंड नो फर्दर। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है एक और, एशबरी रेलवे वर्सेस रीची का। ये एक खास केस था, अच्छा केस था, जिसमें डिसाइड किया गया था कि कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को एक्सीड ना करे, अपने पावर्स को एक्सीड ना करे। तो बोलो क्या क्या लिख के आओगे? सबसे पहला तो सर बियॉन्ड द पावर, लीगल फ्रेज भी ये बोलता है, इन एक्ट्स डन इन एक्सिस ऑफ द लीगल पावर्स ऑफ द डूअर्स, इसको अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा। फिर हमने बोला हमेशा पावर का एक प्रिजम्पशन है, एक प्री सपोजिशन है कि पावर हमेशा लिमिटेड होते हैं। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए पावर वो है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो उसका परमिसिबल पावर है। नेक्स्ट बोला गया फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का कि ऑब्जेक्ट क्लॉज विच इज स्टेटेड इन द एमओए शुड नॉट बी डिपार्टेड, और अगर डिपार्ट हुआ तो कितना? कैन बी डिपार्टेड ओनली टू द एक्सटेंट एज परमिटेड बाय द एक्ट, दस फार एंड नो फर्दर। एशबरी रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीची का एक केस आपको लिखना है। और क्या लिखोगे साहब? मेमोरेंडम जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 399, आपने मुझसे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। पब्लिक डॉक्यूमेंट और इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। जब भी कोई कंपनी से डील करने आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, तो हमने क्या माना था? याद करो, हमने पढ़ा था कि उसको मेमोरेंडम के पावर्स की जानकारी है। तो ये लाइन वापस से आई, देखो, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। ठीक है, आप ये तो लिख ही सकते हो, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। देयरफॉर एनीवन हु डील्स विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। ये मन से भी लिख सकते हो। इफ इन स्पाइट ऑफ दिस, इफ यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विच इज सर अल्ट्रा वायर्स, ओहो, आपको मालूम था कंपनी राइस के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, शराब के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती सिवाय गेहूं के, तो फिर आपने ये शराब क्यों बेची? क्यों आपने कंपनी के एमओए को फॉलो नहीं किया जिसमें अल्ट्रा वायर्स था? आप कभी भी उसको इन्फोर्स नहीं करा पाओगे अगेंस्ट दी कंपनी। आपका कोई राइट कंपनी के अगेंस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो भैया तीसरी कहानी, पहली कहानी मीनिंग, दूसरी कहानी प्रीसपोजिशन की पावर लिमिटेड होते हैं, तीसरी कहानी कंपनी लॉ का फंडामेंटल रूल कि जो भी एक्ट परमिट करेगा उतना ही आपके पावर में है, चौथी कहानी फोर्थ स्टेज पे आ गए हम, तो बोलेंगे कि सर इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, और फिर वो कहानी कि जो भी कंपनी से डील करेगा प्रिज्यूम्शन है, प्रिज्यूम्ड है कि ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, और उसको ये सारी बातें मालूम थी कि कंपनी के क्या पावर्स होंगे। तो लाइन क्या रहेंगे? वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी इन स्पाइट ऑफ दिस। अगर वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है जो कि अल्ट्रा वायर्स है, ही कैन नॉट इन्फोर्स सच ट्रांजैक्शन सर कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा साहब? ऐसा अगर आपने फिर भी ऐसा कुछ करा तो कहानी क्या जाएगी? कहानी का पहला हिस्सा ध्यान से सुनिएगा। एनी एक्ट डन और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर। एक्ट किसने किया? कंपनी ने। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? कंपनी ने। एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी। ओ हो, एक्ट ही ऐसा किया है जो कि डायरेक्टर के पावर की भी बाहर है और कंपनी की पावर भी बाहर है। तो फिर दादा जब एक्ट ही ऐसा है जिसमें ना तो कंपनी का पावर लग रहा है ना डायरेक्टर्स का, तो वो अपने आप ही क्या हो गया? होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव, और कंपनी उससे बाइंड नहीं होगी। तो दादा ऐसा कोई भी एक्ट मत करना जो कंपनी के पावर के भी बाहर हो, डायरेक्टर्स के पावर के भी बाहर हो। अगर किया इट विल बी होली वॉइड, इनऑपरेटिव इन लॉ एंड डू नॉट बाइंड द कंपनी। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी। एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि अल्ट्रा वायर्स दी कंपनी है, तो वो अपने आप ही क्या हो गया? बीइंग वॉइड। ओ हो,
कंपनी के पावर से बियॉन्ड द पावर है, कंपनी के पावर में नहीं है, पूरी तरह से अल्ट्रा वायर, ये तो ट्रांजेक्शन सर वॉइड हो गया। जो कंपनी के पावर में ही नहीं है सर, वो तो हमेशा ही वॉइड होगा। क्या ऐसा हो सकता है? फिर कंपनी ने एक ऐसा एक्ट किया जो बियॉन्ड द पावर था, शेयर होल्डर ने बोला चलो ठीक है गलती हो गई है, हम एक काम करते हैं, हम एक रिजोल्यूशन से 100% शेयर होल्डर, जिसको बोला जाता है अनएनिमस कंसेंट से, हम हाँ कर देते हैं कि ये कंपनी ने जो काम किया इसको हम वैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं। अब सोचो, कंपनी ने जो किया वॉइड है, शेयर होल्डर की बॉडी, पूरी बॉडी 100% शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि जो भी कंपनी ने ये एक्ट करा, माना कि ये बियॉन्ड द पावर है, हम इसको रेटिफाई करते हैं, हम इसको वैलिडिटी प्रदान करते हैं। तो क्या ऐसा होगा? नहीं। ध्यान से सुनो, then also it cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders। सारे शेयर होल्डर कंपनी के पक्ष में भी खड़े हो जाए ना कि ठीक है कंपनी ने गलती कर दी पर हमारे लिए की है ना, हम एग्री करते हैं इस एक्ट पे, भले ये बियॉन्ड दी पावर है, तो भी ऐसा नहीं होगा। तो साहब पहला पॉइंट था कि डायरेक्टर और कंपनी दोनों के पावर के बियॉन्ड है। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के बियॉन्ड द पावर से अल्ट्रा वायर्स, इसलिए वॉइड है। इवन इफ 100% अननमस कंसेंट आपको मिल जाए शेयर होल्डर्स की, तो भी ये रेटिफाई नहीं होगा। थर्ड वन, समटाइम्स एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज्ड, कुछ केसेस में हो सकता है भाई, बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली, कभी कभी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन, जिसमें अभी तो हमने पढ़ा यहां तो रेटिफाई भी नहीं होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ केसेस में उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, जैसे कि सर ऐसा कैसे होगा? जैसे कि पहला केस, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स दी पावर ऑफ डायरेक्टर है, मतलब जो डायरेक्टर की पावर में नहीं था, कंपनी की पावर में था, डायरेक्टर की पावर में नहीं था। अब क्या करूं सर? डायरेक्टर ने अपने पावर को एक्सीड किया है, हाँ क्या करें? रेटिफिकेशन करवा दें शेयर होल्डर से। अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, या ऐसा बोले कंपनी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जवाबदेही शेयर होल्डर पूछते हैं, बार बार शेयर होल्डर ही उनसे क्वेश्चन रेस करेंगे। तो क्या करें? शेयर होल्डर चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। जो अल्ट्रा वायर्स था, बियॉन्ड द पावर था, किसके? डायरेक्टर के। दूसरा केस, अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट है आर्टिकल से, अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल्स, अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल में जो पावर नहीं था उसको कंपनी ने यूज कर लिया। अब क्या करें सर? फिर एक ही तरीका है, आप उसको रेटिफाई कर सकते हो। कैसे? बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। वापस शेयर होल्डर को बुलाओ, मीटिंग कॉल करो, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और आर्टिकल को अमेंड करो, ताकि वो पुराना काम जो कि बियॉन्ड द पावर था वो रेटिफाई हो सके। थर्ड वन, इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी के पावर में तो है बट उसको करने का मोड, करने का तरीका इर्रेगुलर है, कुछ इर्रेगुलरिटी उसमें कंडक्ट हो गई है। तो अभी चूंकि वो कंपनी के पावर में था, बस करने का तरीका गलत था, शेयर होल्डर अभी भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो ऊपर किसको मना किया सर? एक ऐसा एक्ट जो कि कंपनी के बियॉन्ड द पावर है, कंपनी से अल्ट्रा वायर्स है, उसको 100% शेयर होल्डर अपनी अनएनिमस कंसेंट से भी वैलिड नहीं कर पाएंगे। यहां क्यों वैलिड किया? क्योंकि यहां कंपनी की पावर के अंदर था, कुछ मोड ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन या मोड ऑफ कंडक्टिंग द एक्ट वो जरूर इर्रेगुलर था। तो तीन बातें बहुत। सबसे पहले हमने क्या बोला? In consequence, any act done or contract made by the company which is beyond the powers of the director and also of the company will be wholly void, inoperative and do not bind the company and not binding on the company. Second बोला फिर हमने, an act which is ultra vires the company is void, even cannot be ratified by the unanimous consent of the 100% shareholder की जगह क्या बोलोगे? all the shareholder. तीसरा, sometimes an act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. ये तीसरी पोजीशन, कब वो रेटिफाई हो सकता है? फॉर इंस्टेंस, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल, alter the article of association, subsequently ratify it by special resolution. Suppose कंपनी का विद इन द पावर था बट इज डन irregularly, the shareholder can validate it. और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, an ultra wires act can never be made binding on the company. एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन जो आपने एंटर किया विल नेवर बाइंड द कंपनी। ये ध्यान रखना। इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स मतलब विद इन द पावर, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, तो इंट्रा मतलब विद इन द पावर, उनकी स्कोप में आ गया। तो एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट को बाद में आप इंट्रा वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इवन इफ बाय रीजंस ऑफ स्टॉपल, एक्विजेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशन। इन रीजंस के साथ भी आप बोलो साहब मैंने तो रेटिफाई कर दिया, हमसे गलती तो हो गई थी, बाद में हमने रेटिफाई करवा लिया, इसके बावजूद भी एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट को आप इंट्रा वायर्स में कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे, एक्सेप्ट जो केसेस आपने अभी थर्ड पॉइंट में मेरे साथ देखे। कुछ केसेस में ये हो सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो बॉस ये 4 स्टेप जरूर लिख के आना। ABCD पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पैराग्राफ,
मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं, थर्ड में एशबरी रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का केस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इसके बाद मुझे ये 4 पॉइंट ज़रूर चाहिए अल्ट्रा वायर्स एक्ट के लिए, ABCD। आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आप चाहो तो बीच का एक पैराग्राफ लीव कर सकते हो अगर आपको लगता है बहुत सारा लिखने में आ रहा है तो ये पहला पैराग्राफ तो लिखना है। अब आपको लगे कि अरे सिर फट गया, इतना सारा लिखना पड़ रहा है, हाथ दुखने लग गए सर, एग्जाम में वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है, थक गया मैं तो लिखते लिखते, तो यार सेकंड पैराग्राफ छोड़ देना, पर ये ज़रूर लिखना और ये 4 पॉइंट मुझे ज़रूरी में चाहिए ABCD, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स को कंक्लूड करते हैं। चलिए साहब, इंपैक्ट क्या होगा अल्ट्रा वायर्स का हमने देख लिया, कंपनी के नाइदर बी स्यूड, ध्यान रखना कि नाइदर बी स्यूड ऑन एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन नॉर कैन इट स्यू ऑन इट, ना तो कैन बी स्यू नॉर कैन इट स्यू ऑन इट, क्योंकि बाइंडिंग ही नहीं है ना, तो ना तो उस पर आप सूट फाइल करोगे ना वो इस पे सूट फाइल कर सकती है। तो दोस्तों ये था अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु इज डीलिंग विद द कंपनी विल बी प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो क्या क्या लिखना है? पहली बात, मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम आर्टिकल आपके बेसिक फाउंडेशन ले डाउन करता है जिसके ऊपर हम पूरी कंपनी को बिल्टअप करते हैं। सर आर्टिकल्स क्या? सर आर्टिकल इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन से रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में जो मैटर्स आएंगे उनके लिए क्या नियम कायदे होंगे। तो पहली लाइन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो किस लिए बनाए गए? फॉर मैनेजिंग इट्स इंटरनल अफेयर्स। एक हो गया एक्सटर्नल, बाहरी, जो मेमोरेंडम में चल रहा है, एक हो गया इंटरनल जो डेली लाइफ में डायरेक्टर से लेके लोअर मैनेजमेंट तक के लोगों को फॉलो करना पड़ सकता है। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज द इंटरनल अफेयर। ये हो गया साहब पहली लाइन। दूसरा, दे आर इनफैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी, ये बायलॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग सारे डायरेक्टर, सारे ऑफिसर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो ये दूसरा वर्ड हो गया। इसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसके अकाउंट्स, उसके ऑडिट भी कंडक्ट होंगे। तो सर क्या क्या लिखना है? पहला, इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, ये पहला हो गया। दूसरा, इनफैक्ट दे आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी according to which the director and the officer of the company are required to perform their functions as regarding the management of the company, regarding the accounts of the company, regarding the audit of the company। तो ये बॉस इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे हमारे घरों में भी इंटरनल रूल्स होते हैं। मम्मी बोल रही है चल चल बाहर बाहर बाहर, ये जूते बाहर उतार, दीज आर द इंटरनल रूल्स। किचन में शूज पहन के नहीं जाना है, दीज आर द इंटरनल रूल्स। ये सब आपके घर के अंदर के बनाए हुए नियम कायदे जिससे वो घर रन हो रहा है। सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स है उस कंपनी को चलाने के लिए। गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड में बहुत बढ़िया डिसीजन दिया गया था कोर्ट के द्वारा, जो कि था जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच, ये वर्ड ध्यान रखना, अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। एमओए जो है वो फंडामेंटल कंडीशन रखता है, जैसे कि रजिस्टर्ड क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, जिस पर पूरी कंपनी फॉर्म होती है, अपॉन विच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। उसी तरह आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी जिसके कारण कंपनी रन करेगी। और केस का नाम था गिनीज, स्पेलिंग का ध्यान रखना, वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। इसके अलावा सर सेक्शन 5 जो है ना अपना कंपनीज एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या फॉर्मेट होगा, क्या मॉडल स्ट्रक्चर होगा, क्या कंटेंट्स होंगे। आपने एमओए के भी कंटेंट्स पढ़े, आपने एमओए के लिए मॉडल स्ट्रक्चर पढ़ा, टेबल ABCDE। इसी तरह आर्टिकल्स के लिए भी क्या मॉडल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये बात सेक्शन 5 में दी गई है। सबसे पहला, आर्टिकल विल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जरूर होना चाहिए, जो भी लिखो आर्टिकल में उसमें ये जरूर लिखा होना चाहिए कि कंपनी को हम मैनेज कैसे करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे। तो पहला, इट शुड कंटेन द रेगुलेशन, मन से ही लिखना है लाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ मैटर, आर्टिकल्स में आप रेगुलेशंस तो लिख ही दो, वो तो चलेगा। उसके अलावा कंटेन सच अदर मैटर्स विच में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, जो कंपनी लॉ के रूल्स में अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो वहां से लोगे। और दूसरा, मे ऑल्सो कंटेन सच एडिशनल मैटर जो कि लगता है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, तो दूसरे अदर मैटर्स भी आप कवर कर सकते हो। मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी मैनेजमेंट का मुद्दा हो सकता है उन सब के लिए आप रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हो। देखा जाए तो ये 2 पॉइंट एक जैसी बात कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? पहला बोला गया कंटेन द रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, फिर बोला गया मे कंटेन सच अदर मैटर एज द रूल्स में प्रिस्क्राइब, कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हो तो वैसे, एंड मे ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर। तो 3 वर्ड हो गए अपने।
पहला रेगुलेशन, दूसरा सच मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, तीसरा एडिशनल मैटर विच इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट। तो ये 2 पॉइंट तो यहीं पे हो गए, कंटेन्स द रेगुलेशन, कंटेन्स मैटर्स एंड एडिशनल मैटर्स। ओके साहब, आर्टिकल में थर्ड पॉइंट हो सकता है वो है सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। ये क्या होते हैं सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ अगर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकाला जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कंपनी को लोन लेना है तो उसमें 2 बातें होती है, एक सर डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ओके। एक लिमिट के बियॉन्ड लोन लेना है तो सर शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। उसके बाद भी एक और आप रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हो कि एक लिमिट के बियॉन्ड अगर लोन लेना है तो शेयर होल्डर्स की परमिशन तो लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर की भी परमिशन लगेगी। मतलब नॉर्मली हम कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा सकते हैं, बट हम ये भी लिख सकते हैं उस प्रोविजन में और ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्टिव कर रहे हैं और ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट और कठोर बना रहे हैं, ताकि वो रूल, वो लोन लेने का जो रूल है वो कंपनी आसानी से न कर पाए, सबसे पूछ कर करे। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मीनिंग क्या है देखो, इट में कंटेन सम प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, कुछ और रेस्ट्रिक्टिव हो रहा है। टू गिव एन इफेक्ट, किस बारे में हम इफेक्ट देंगे, ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का असर क्या जाएगा, क्या इफेक्ट होगा, हम ये लिख सकते हैं दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ एओए, जैसे कि लोन लेने का प्रोविजन मे बी ऑल्टर्ड ऑनली, इनको अगर ऑल्टर करना है तो ये तभी हो पाएगा इफ कंडीशंस और प्रोसीजन आर मोर रेस्ट्रिक्टिव। जो मोर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस अगर वो मिट आउट करोगे तो ही अल्ट्रेशन होगा, वरना अल्ट्रेशन भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये हम बोलना चाहेंगे सिंपल हिंदी में कि हम रूल्स को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने लोन्स के रूल को स्ट्रिक्ट कर दिया। इसको स्ट्रिक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को आप ब्रेक नहीं करोगे, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। और ऑल्टर्ड अगर करना है तो ये तभी होगा जब कंडीशन या प्रोसीजर जो कि और ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हैं वो मिट आउट हो पाए। आपको लोन लेना है ना बोस, तो आप पहले ये कंडीशन पूरी करो। आप अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो आप लोन नहीं ले पाओगे। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हर कंपनी को डिसाइड करना है, ये फिक्स रूल नहीं है, ये तो कंपनी को डिसाइड करना है कि हमें हमारे रूल्स और रेगुलेशंस, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स, हमारे इंटरनल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टर बनाना है या नॉर्मल थोड़ा लूज रखना है। जैसे एक कंपनी बोल सकती है कि नहीं, अगर डायरेक्टर्स चाहें तो लोन ले सकते हैं, दूसरा शेयर होल्डर रिजोल्यूशन पास हो तो ले सकते हैं, बस इतना लिख के छोड़ दे। उन्होंने नहीं बोला कि माइनॉरिटी से भी पूछेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से भी पूछेंगे और फिर लोन लिया जाएगा। तो ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन विल हैव टू बी डिसाइडेड इन द केस ऑफ कंपनी टू कंपनी। ये उनको डिसाइड करना है कि वो अपने आर्टिकल में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिव, ऐसा कोई प्रोहिबिटरी, ऐसा कोई स्ट्रिक्टर रूल रखना चाहते हैं या नहीं। और अगर उन्होंने रखा तो वो जो प्रोविजन है लोन का, आप लोन नहीं ले पाओगे जब तक कि उस कंडीशन को मिट आउट नहीं कर दो। नेक्स्ट है मैनर ऑफ इंक्लूजन। सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब लाएगा? शुरू में ले आओ, आपकी इच्छा हो तो, फॉर्मेशन के समय ही लिख दो आर्टिकल में, आपकी इच्छा है तो। दूसरा, शुरू में नहीं लिखा तो बाद में अमेंडमेंट कर दो आर्टिकल्स में, अगर सारे मेंबर्स हाँ करते हो तो। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लेना इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप चाहो तो फॉर्मेशन के समय लाओ, चाहो तो अमेंडमेंट लाकर बाद में, एक बार फॉर्मेशन हो गया कंपनी का, बाद में आप चाहो तो अमेंडमेंट ले आओ इन द आर्टिकल्स। अगर प्राइवेट है तो ऑल दी मेंबर्स, पब्लिक है तो बाय स्पेशल रिजोल्यूशन आप ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अपने आर्टिकल में ला सकते हो। नेक्स्ट, नोटिस बिल्कुल दो। आर्टिकल में अगर कोई भी प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट है किसी मुद्दे को लेकर, तो आपको ये बात रजिस्ट्रार को जरूर नोटिस में देनी चाहिए। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा, नोटिस होना जरूरी है। नेक्स्ट सर, मॉडल आर्टिकल्स। हाँ ठीक है, ये टेबल दिए हुए हैं FGHIJ, कौन सा शेड्यूल? वही शेड्यूल 1। आप चाहो तो अपने आर्टिकल ना बनाते हुए इन मॉडल आर्टिकल्स को भी फॉलो कर सकते हो। और आखिरी, क्या सर सारे फीचर्स मॉडल आर्टिकल के लेने जरूरी है? सारे रूल्स जो मॉडल आर्टिकल्स में लिखे हैं फॉर्म टेबल FGHIJ में? नहीं, सारे नहीं। देखो क्या बोला, मैं अडॉप्ट आइदर ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन। देखो उन्होंने तो स्ट्रक्चर्ड एक आपको फॉर्मेट दे दिया कि आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा बना लो बहुत बढ़िया, इसमें कुछ चेंज करना चाहो करो, और ज्यादा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना चाहो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने एक मॉडल फॉर्मेट दिया है, 100% इसको फॉलो करना हो बहुत बढ़िया, ना करना हो तो अपने हिसाब से रूल्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर करना हो कर दो, थोड़ा रिलैक्स करना हो वैसा कर दो, ये आपको डिसाइड करना है। तो ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंटेंट्स प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। शुरू के दो सर, कंटेंट्स रेगुलेशन, कंटेंट मैटर्स एज में बी प्रिस्क्राइब, कंटेंट एडिशनल मैटर एज में बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट था सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट फॉर गिविंग एन इफेक्ट दैट, किस बारे में? स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ एओए मे बी ऑल्टर्ड ओनली इफ द कंडीशंस और प्रोसीजर आर मिट आउट। इतना ही लिख देना, या आर मोर रेस्ट्रिक्टिव तो भी चलेगा।
नेक्स्ट है सर मैनर ऑफ इंक्लूजन, सर शुरू में ही कर दो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन या बाद में अमेंड करो आर्टिकल्स को, प्राइवेट कंपनी में सबसे पूछो, पब्लिक में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो। नेक्स्ट नोटिस देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल सर टेबल FGHIJ ऑफ शेड्यूल 1 आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट सर 100% उसके रूल्स रहेंगे नहीं, आप चाहो तो ऑल और एनी ऑफ द रूल्स जो भी मॉडल आर्टिकल्स में दिए उनको फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। शुरू के 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैनेजेस इंटरनल अफेयर्स, इनफैक्ट द बायलॉज ऑफ द कंपनी, जिसमें डायरेक्टर और ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन एज रिगार्ड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स एंड ऑडिट। साथ ही साथ बोला गया गिनीज वर्सेज लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड में कि जैसे MOA वो फाउंडेशन बताता है, वो कंडीशन बताता है फंडामेंटल जिसके ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो आर्टिकल बताता है इंटरनल रेगुलेशन, और सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने आपको बताया कि कंटेंट और मॉडल ऑफ AOA क्या होगा। 7 पॉइंट टाइटल वापस बोले, कंटेंट रेगुलेशन, कंटेंट मैटर, तीसरा कंटेंट प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, फोर्थ मैनर ऑफ इंक्लूजन, कब इंक्लूड करोगे इसको, बाद में भी कर सकते हो, शुरू में भी, फिफ्थ नोटिस देना पड़ेगा, सिक्स्थ फॉर्म्स क्या होंगे, और सेवंथ मॉडल आर्टिकल्स। ये था आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है, बिल्कुल ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया MOA AOA का पहला ऑब्जेक्टिव, की डिफरेंसेस में पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। बोलो MOA का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। दोनों चीज डिफाइन करता है, स्कोप क्या होगा, पावर क्या होगा, रोकता है कि इसके बियॉन्ड मत जाना, वो ले डाउन किया जाता है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल सर, आर्टिकल बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल अफेयर्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल डिटरमाइन करता है हाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। तो दो बड़ी बातें, दो बड़े वर्ड ध्यान से देखिएगा, इट डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव, ये लिखना है आपको MOA में, ये लिखना है आपको MOA में, और ये है रूल्स और रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, ये लिखना है AOA में। AOA हेल्प करेगा कि हाउ दी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन MOA विल बी अचीव्ड, ये वर्ड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सर रिलेशनशिप। MOA डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जबकि आर्टिकल डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। MOA वापस से सर कंपनी और बाहरी दुनिया कैसे डील करेगी, आर्टिकल सर इंटरनली कंपनी और मेंबर्स कैसे डील करेंगे, उनकी रिश्ते, उनके रिलेशनशिप क्या होंगे। नेक्स्ट सर अल्टरेशन, क्या इसमें अल्टरेशन हो सकता है? यस, इट कैन बी ऑल्टर्ड बट ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन बाय द एक्ट। ये ध्यान रखिएगा, एक्ट जैसा बोले वैसा ही होगा। इन मोस्ट केसेस परमिशन लगती है किसकी, रीजनल डायरेक्टर और द ट्रिब्यूनल, क्योंकि आप MOA ऑल्टर कर रहे हो, जबकि आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए मोस्टली हमारे पास होता है एक स्पेशल रिजोल्यूशन। चलिए साहब, ये हो गया अल्टरेशन। पहला क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव, दूसरा सर रिलेशनशिप, तीसरा अल्टरेशन, और फोर्थ है अल्ट्रा वायर्स। सर एन एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप, मेन वर्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। सर तो मालूम है अपने को अल्ट्रा वायर्स और वॉइड है, क्या रेटिफाई हो सकता है 100% शेयर होल्डर के द्वारा? सर नहीं हो सकता, बाय द अनएनिमस कंसेंट ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर, ये तो भी नहीं हो पाएगा मालिक, ये हम पढ़ चुके थे। तो सर फिर क्या आर्टिकल में रेटिफिकेशन हो सकता है? देखो, एन एक्ट अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन। बस एक ही शर्त है, वो मेमोरेंडम की पावर के बाहर न जाए, ये ध्यान रखना। आर्टिकल को आप रेटिफाई कर सकते हो बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर, बट इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम या प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम। तो चार डिफरेंस बॉस, टाइटल बोलो। सबसे पहला टाइटल सर ऑब्जेक्टिव, एक का ऑब्जेक्टिव है सर स्कोप डिफाइन करना और डिलिमिट करना कि ऑब्जेक्टिव किसके बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे का रूल्स और रेगुलेशन। दूसरा रिलेशनशिप, कंपनी आउटसाइड, एक कंपनी और मेंबर्स। तीसरा अल्टरेशन, सर रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगती है, सर्टन सर्कमस्टेंसेज में हो सकता है, एक्ट के अनुसार हो सकता है। आर्टिकल सर शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रा वायर्स है तो वॉइड है, यहाँ पर रेटिफिकेशन नहीं होगा, चाहे 100% शेयर होल्डर अनएनिमस कंसेंट देते हुए उस पर हाँ कर दें, जबकि आर्टिकल रेटिफाई हो सकता है बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, बट इट शुड बी विद इन द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था 4 मार्क्स का बहुत अच्छा सा डिफरेंस, प्यारा सा 4 टाइटल आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आज हमने जो भी पढ़ा उसको याद किया होगा आपने मेरे साथ। मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 2-3 बातें हमको जरूर क्लिक होती हैं। पहला, मेमोरेंडम उसका स्कोप ले डाउन करता है कंपनी का, और दूसरा आर्टिकल उसके इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन ले डाउन करता है। सर ये दोनों डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है, तो और बार बार एक चीज हम पढ़ रहे हैं कि सर मेमो और आर्टिकल जो है ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन है अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सर इनको पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों बनाया?
क्यों ये हम चाहते हैं कि इनको जो चाहे वो पढ़ ले एक नॉमिनल फीस देके? तो हमने ये भी बोला कि सर जो भी लोग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं या ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हैं, यदि उनने ये डॉक्यूमेंट पढ़े या ना पढ़े, हम तो यही मानेंगे, इट विल बी प्रिज्यूम दैट दे हैव द नॉलेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ताकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो बाहरी लोग, वो एक्सटर्नल पर्सन जान पाए कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या उसके पावर है और क्या क्या अल्ट्रा वायर्स है, क्या क्या बियॉन्ड द पावर है। तो दोस्तों मैं चेतन मंत्री स्वागत करता हूं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी के ऊपर 2-3 थ्योरीज, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि भाई मेमो और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो इनका इफेक्ट, इनका असर क्या आएगा। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये डॉक्ट्रिन क्या बोलती है? सर नोटिस का मतलब आप सबको मालूम है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है इट विल बी एज्यूम्ड या इट विल बी डीम्ड, कि कंस्ट्रक्टिवली आपको नॉलेज थी, आपको नोटिस थी। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि जो भी कंपनी से डील कर रहा है उसको सारी जानकारी है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं। लाइए सबसे पहली लाइन, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन। क्या करना है सर? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस देनी है। सेक्शन 399 आपको राइट ऑफ इंस्पेक्शन देता है। खास बात, इसीलिए आपकी ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी, जो कंपनी से डील कर रहा है, टू इंस्पेक्ट इस डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर दैट, क्या श्योर कर ले, क्या कंफर्म कर ले, क्या एश्योर कर ले? वो एश्योर कर ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो करने जा रहा है वो एज पर द पावर्स है, विद इन द स्कोप है, वो कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस में ही, मेमोरेंडम और आर्टिकल के अनुसार ही किए गए हैं। सर पहली लाइन बहुत सिंपल थी, 3 लाइन हम मन से लिख सकते हैं। MOA रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नॉमिनल फीस है, सेक्शन 399 आपको पावर देता है। दूसरा, इट इज द ड्यूटी, ड्यूटी वर्ड जरूर आना चाहिए भैया, ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट हिज डॉक्यूमेंट्स and make sure that his contact is within the provisions of these documents or within their provisions. Third, whether a person read them or not, माना तो क्या जाएगा, it will be presumed that he knows the contents of the documents, and this kind of presumption, this kind of implied notice is called constructive notice. ये थी doctrine constructive notice की, और इसके 2 मीनिंग और देखेंगे। whether a person reads the documents or not, ही इज प्रिज्यूम्ड, हम प्रिज्यूम करेंगे कि ना सिर्फ उसने पढ़ लिए बल्कि उसको उनका नॉलेज भी मिला। तो 2 वर्ड, नॉट ओनली टू हैव रीड एंड ऑब्टेन नॉलेज बट ऑल्सो अंडरस्टूड देम, और पढ़ के समझ भी गया है वो कि उसके एक्चुअली कंटेंट क्या है, उनका ट्रू पर्सपेक्टिव क्या है, किस रेफरेंस में कंपनीज को पावर है। तो पहली बात, रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट ओनली रीड, नॉलेज और अंडरस्टूड, हम ये सब प्रिज्यूम करेंगे। सेकंड, every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and article, हम मान रहे हैं कि ना सिर्फ उसको इसका नोटिस है, बट ऑल्सो ऑफ ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन, कुछ और डॉक्यूमेंट जो मेनली रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्ट्रार पे। सर पहला पॉइंट तो बोलता था चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, हम तो मानेंगे कि आपने पढ़ लिया, आपने नॉलेज ऑब्टेन कर लिया, आपने उसको समझा। और दूसरा पॉइंट बोलता है जो भी व्यक्ति डील करता है कंपनी के साथ, हम मानेंगे ही नॉट ओनली हैव द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमो एंड आर्टिकल, कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो है ही है, हम ये भी मानेंगे ही हैज द नॉलेज, ही हैज द नॉलेज ऑफ ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि आरओसी में फाइल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ, जो आरओसी में फाइल नहीं होते उनका उसको नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो ये 2 बातें जरूर लिखनी है। इफेक्ट क्या है सर इस नोटिस का? इफेक्ट ये कि सर इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, मेमो और आर्टिकल पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बावजूद एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विच इज बियॉन्ड द पावर्स, तो फिर दादा आपको मालूम है आंसर क्या है? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम या आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर है एज पर मेमो या आर्टिकल, तो आप जानते हो आखिरी लाइन, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी पे कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। ये बात आपने ऑलरेडी पढ़ ली थी। यही है थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह है, सेक्शन 399 में ओपन डॉक्यूमेंट है, कोई भी इनको पढ़ सकता है, उसकी ड्यूटी है। वैसे तो बोला गया ड्यूटी है, अब बाद में बोला गया उसको पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, हम तो मानेंगे कि उसको सारे कंटेंट्स का नॉलेज था। और 2 मीनिंग और निकाले गए। पहला मीनिंग, ही मस्ट हैव रीड द डॉक्यूमेंट, मस्ट हैव ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द कंटेंट, मस्ट हैव अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, वर्ड हैं ट्रू पर्सपेक्टिव। और सेकंड है, एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी मस्ट हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस, माना जाएगा नॉट ओनली ऑफ द मेमो एंड आर्टिकल बट ऑल्सो ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये बात आप मन से भी लिख सकते हो। ये था आपका छोटा सा आंसर, पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छोटा है पर बड़ा धमाका कर सकता है। एग्जैक्ट लाइन लिखने की जरूरत है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सर, तो इसका मतलब सर जो भी कंपनी से ट्रांजेक्शन करेगा, जो भी कंपनी से ट्रांजेक्शन करेगा,
क्या उसको कंपनी के बारे में सारी बातें मालूम होंगी? नहीं नहीं नहीं, सारी कैसे हो सकती हैं बॉस? देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो लिखा है वो मैं पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, नॉलेज ऑब्टेन कर लूंगा, देख लूंगा कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर रहा हूँ कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है कि इंट्रा वायर्स है, ये सब तो मैं देख लूंगा। पर कंपनी ने अंदर अंदर इंटरनली क्या काम किया मुझे क्या मालूम? क्या हर वो काम जो कंपनी करती है क्या बाहर पब्लिक में आता है? नहीं। कंपनी जो रेगुलरली इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन से कंपनी को मैनेज करती है क्या वो बाहर पब्लिश होता है? नहीं। क्या वो बाहर वाला एक आउटसाइडर पर्सन जान सकता है? नहीं। तो सर अभी तो हम बोल रहे थे कि उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए, पर दादा उन चीजों का ना जो बाहर आती है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो आरओसी के पास फाइल होती है, जिनको मैं पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं, जो अंदर हो रहा है सर वो, जैसे जब मैं खाना खाता हूं तो मैं देख सकता हूं खाना कैसा है, पर खाना किचन में कैसा बन रहा है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो इंडोर मैनेजमेंट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर आप जानते हैं मैनेजमेंट प्रबंधन को बोलते हैं, अंदर की तरफ से जो मैनेजमेंट हो रहा है कंपनी का उसमें बाहर वाले का, आउटसाइडर का कोई रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलती है कि जो बाहर वाला है उसने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लिए हैं, उसको कंपनी के बारे में सब कुछ नॉलेज है, उसको अल्ट्रावायर्स इंट्रावायर्स का नॉलेज है। बट इंडोर मैनेजमेंट बोलती है कि मान लिया कि आउटसाइडर हु आर डीलिंग विद द कंपनी, जो भी बाहर वाला कंपनी से डील कर रहा है ना, मेन वर्ड डीलिंग विद द कंपनी, दो आर सपोज्ड टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स। मान लिया कि बाहर वाले ने अपने आप को सेटिस्फाई किया होगा रिगार्डिंग व्हाट, कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी टू एंटर इनटू अ प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट। बट जब मेरी ड्यूटी है ना भैया, अगर मैं बाहर वाला हूं और मेरी ड्यूटी है कि मैंने टर्म्स और कंडीशन समझी होगी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पावर समझे होंगे, कंपनी की कॉम्पिटेंसी समझी होगी, तो बॉस मेरा एक अधिकार भी है। जब मेरी ड्यूटी थी कि मैं कंपनी में क्या क्या हो सकता है ये बाहर से पढ़ के आऊं, तो मेरी तरफ से एक राइट भी आता है, मेरी तरफ से एक प्रिजम्पशन भी आता है। वो क्या है? दैट ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड, राइट दिया है उसको भैया, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड किस चीज का? टू एज्यूम। तो सर एक आउटसाइडर को क्या अधिकार दिया गया, वो क्या एज्यूम करेगा? दैट एज फार एज द इंटरनल कंप्लायंस किसकी? टू प्रोसीजर एंड रेगुलेशन बाय द कंपनी इज कंसर्न। किसकी बात हो रही है? जितने भी इंटरनल कंप्लायंसेस हैं उनसे रिलेटेड बात हो रही है कि जो कंपनी को खुद को करने हैं, कंसर्न टू कंपनी, जितने भी इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं। क्या मानेगा बाहर वाला? सर बाहर वाला मानेगा दैट एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपरली। ध्यान रखना, मैं आउटसाइडर हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं बाहर के डॉक्यूमेंट पढ़ के हूं, आपके एमओए पढ़ के हूं, पर उस एमओए के जो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं वो इंटरनली तो आपको कंप्लाई करने। मैं क्या मानूंगा कि जैसा लिखा था वैसा आपने कंप्लाई किया होगा। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो भैया दो बातें यहां एक साथ बोल दी उन्होंने। आउटसाइडर जो कि डील कर रहा है, दो उनके लिए बोला गया, दो दे आर सपोज टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स regarding the competence of the company to enter into a proposed contract, but they are also entitled to assume क्या, that as far as the internal compliances of the procedures, rules, regulations of the company is concerned, जब हम इंटरनल रूल्स की बात करेंगे तो आप ही फॉलो करोगे, ऐसा एवरीवन हु इज डीलिंग विद द कंपनी, ऐसा हर आउटसाइडर विल प्रिज्यूम कि वो सब प्रॉपरली किया गया, एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपरली, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, माना कि मैं आउटसाइडर हूं तो मेरी ड्यूटी है, मैं बाउंड हूं टू एग्जामिन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी और इंश्योर करूं कि जो भी प्रपोज्ड डीलिंग है दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस देयर विद। बट ध्यान से सुनना, बट इससे ज्यादा मेरी ड्यूटी नहीं है भैया, दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर। बस मुझे ही करना है, एग्जामिन कर लूं, इंश्योर कर लूं कि डीलिंग इनकंसिस्टेंट नहीं, बस। दे आर फुली एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम रेगुलरिटी, fully entitled to presume regularity and compliance by the company with its internal procedure as required by the memorandum or article of association. This doctrine is a limitation. ये doctrine किसकी limitation है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपने आउटसाइडर के ऊपर सारी जवाबदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी। क्या कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सर इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो है, जिनका कंप्लायंस करना कंपनी की ड्यूटी, उसमें बाहर वाले का कोई रोल नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है किसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को ब्रेक लगाया थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और इसका फेमस केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारकन, ये आपको लिख के आना है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, उसका टारगेट है कि कंपनी के अगेंस्ट आउटसाइडर को एक प्रोटेक्शन मिले, एक सावधानी मिले, एक सुरक्षा मिले। ध्यान रखना, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपोजिट जाएगा इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर की लायबिलिटी, इंडोर मैनेजमेंट कंपनी की लायबिलिटी। उसमें आउटसाइडर का हक है, राइट है, एंटाइटलमेंट है कि वो मान लेगा कि आपने सारे इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस कर लिए हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर उसके पहले नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने देखा सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर की लायबिलिटी, इंडोर मैनेजमेंट सर कंपनी की लायबिलिटी। फिर सर कुछ केसेस हैं जिसमें इंडोर मैनेजमेंट फिर से अप्लाई नहीं होगा, मतलब वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द एक्सेप्शंस, द इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब सर कंस्ट्रक्टिव में बाहर वाले की जवाबदारी, हाँ सर। इंडोर मैनेजमेंट में अंदर वाले की जवाबदारी, हाँ सर। इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन, इसका मतलब वापस बाहर वाले की जवाबदारी, यस। हम इंडोर मैनेजमेंट कब कब अप्लाई नहीं होगा ये अब पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरी, ये डॉक्ट्रिन कब अप्लाई नहीं होगी इसको हम समझने जा रहे हैं। तो एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद इट्स एक्सेप्शंस। तो अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ये केस है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को एक और टार्कन रूल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टार्कन रूल के नाम से फेमस केस एस्टेब्लिश करता था। अब उसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ केसेस में ये डॉक्ट्रिन इनअप्लीकेबल है। और इनअप्लीकेबल है मतलब सर वापस जवाबदारी, वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर वाले के ऊपर, आउटसाइडर के ऊपर चली गई। सर ऐसे कौन से केसेस है? सबसे पहला देखो, पहला इनअप्लीकेबल केस वो है एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी। अच्छा सर ये कैसे होगा? ध्यान से सुनो। हॉर्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस हुआ था जिसमें डायरेक्टर्स ने डिबेंचर इशू करे, किसको? खुद को। डायरेक्टर ने डिबेंचर इशू करे किसको? खुद को, टू देमसेल्व्स, है ना, खुद को इशू कर लिए। अच्छा, उनको ये मालूम था ना कि कित हद तक, कित एक्सटेंट तक कंपनी जो है लोन दे सकती है या डिबेंचर इशू कर सकती है? हाँ मालूम था उनको, ये बात पहले से ही नोन थी, शुड हैव नोन, क्योंकि वो जो डायरेक्टर थे भैया उनको पहले से ही मालूम था कंपनी किस एक्सटेंट तक लैंडिंग कर सकती है, ये भी उनको मालूम था। और साथ ही साथ उनको ये भी मालूम था कि असेंट लेनी पड़ती है किसकी? जनरल मीटिंग की, मेंबर्स की असेंट लेनी पड़ती है डिबेंचर्स के लिए, जो उन्होंने नहीं ली, विच दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड। अब क्या हुआ साहब, इन पट्टों ने क्या करा? खुद को डिबेंचर इशू कर लिए, परमिशन लेनी थी, परमिशन ली नहीं, ये हो गए आउटसाइडर कि हम तो डिबेंचर होल्डर है, जबकि ये डायरेक्टर्स भी थे। अब जब कोर्ट में केस गया और कंपनी ने बोला यही डायरेक्टर थे, यही डिबेंचर होल्डर है, इनको मालूम था कि इंटरनली ये इररेगुलरिटी हुई है, तो कोर्ट ने क्या बोला? डायरेक्टर हो तुम, डिबेंचर होल्डर हो, तुमको मालूम था कि ये इररेगुलर तरीके से तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो खुद ही को, मतलब प्योरली ये तो इररेगुलरिटी का केस है। और आपको मालूम है, आप भले आउटसाइडर हो, आपको मालूम है कि ये इंडोर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, आपको इसका नॉलेज है, तो फिर तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? अब तुम कंपनी को लायबल नहीं बना सकते। तो देखो क्या लिखा है, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करता, व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस, चाहे एक्चुअल नोटिस हो चाहे कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो, ऑफ द इररेगुलरिटी, जो भी इर्रेगुलर एक्टिविटी हो रही है या इर्रेगुलर मैनर में हो रही है उसका नॉलेज अगर आपको था, आप आउटसाइडर थे, आपको नॉलेज था, आपने फिर भी कंपनी से डील किया, तो लल्ला आप गलत चीज का साथ दे रहे थे। और जब गलत चीज का साथ दे रहे हो तो न्याय मांगने मत आओ। ये बात हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को कोर्ट ने समझाई कि तुमको मालूम था ना डिबेंचर गलत तरीके से इशू कर रहे हो, कंसेंट की जरूरत है, इंटरनल रूल्स भी तुम्हारे सामने थे, तुमको ही पास करवाने थे, तुमने उसको भी नहीं देखा और खुद को आउटसाइडर बता रहे हो। अब ये बात अप्लाई नहीं होगी। ये था पहला। हमारा सेकंड पॉइंट है वो है सस्पिशन ऑफ इररेगुलरिटी। ये डॉक्ट्रिन उन लोगों को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगी, इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन, जिन्होंने नेग्लिजेंटली बिहेव किया। ध्यान रखिएगा, जब कोई व्यक्ति कंपनी से डील करता है उसको कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि सपोज मैं कंपनी से गुड्स खरीदने गया, आई एम द डेटर, आई एम द परचेजर ऑफ द गुड्स। कंपनी मुझे क्या बोल रही है, रात को 1 बजे आना, एक ट्रक लेके आना और चुपचाप रहना, किसी को बताना मत। मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्यों? अगर ये मुझे गुड्स बेच रहे हैं तो दिन के उजाले में क्यों नहीं बेच रहे हैं, इसे रात में चोरी छुपे क्यों बुला रहे हैं? अब बताओ, क्या मुझे नहीं समझ पड़ना चाहिए कि यार ये कुछ गड़बड़ है? सर पढ़ना चाहिए। मैंने फिर भी उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, रात को ट्रक लेके पहुंच गया अलग से चुपचाप और किसी को बताया भी नहीं। इसका मतलब हो सकता है मैं चोरी का माल खरीद रहा हूँ। अब बाद में अगर हम पकड़ा जाए और मैं कोर्ट में बोलूँ कि सर इनके गुड्स थे, इनका इंटरनल मैनेजमेंट था, गुड्स तो ये सेल कर रहे थे, मुझे क्या मालूम? कोर्ट क्या बोलेगी, रात को 1 बजे कौन जाता है गुड्स लेने? दिन में बिजनेस करते हैं, रात में बिजनेस करते हैं। ये तो तरीका ही गलत था। तुमको इंक्वायरी करनी थी, तुमको पूछताछ करनी थी कि रात को क्यों बुला रहे हो भैया, कुछ तो गड़बड़ है ना, दिन में क्यों नहीं दे रहे हो गुड्स मुझे? नेग्लिजेंटली बिहेव किया तो आप कंपनी को लायबल नहीं बना पाओगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, वेयर द ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल या नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो भैया सस्पिशन क्रिएट हो गया, गड़बड़ क्रिएट हो गया ना, तो क्या ये ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको गड़बड़ पूछनी चाहिए थी पर आपने नहीं पूछा, तो उस केस में ये डॉक्ट्रिन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो नेसेसरी इंक्वायरी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे लिए। तो वापस डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली, जो लापरवाही से काम करते हैं। जब भी आप कंपनी से डील करें आपको यार थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेनी चाहिए, खासकर तब जब ट्रांजैक्शन
अनयूजुअल है। जब ट्रांजेक्शन नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स है और आपने फिर भी कोई पूछताछ नहीं की, आपको नेसेसरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी पर आपने नहीं की, देन यू कैन नॉट हेल्ड द कंपनी लायबल। ऐसे केस में भैया टारगेट एंड रूल अवेलेबल नहीं, सरकमस्टेंस ऐसी है जो कि सस्पिशियस क्रिएटेड है और इनवाइट इंक्वायरी, मतलब आपको ऐसे में पूछताछ कर लेनी चाहिए थी, फिर भी आप चुप हो यार। सस्पिशन क्यों क्यों आ सकता है? देखो, एक क्लर्क, बैंक का क्लर्क आपको 50 लाख के लोन सैंक्शन की गारंटी लेके दे रहा है। अरे भाई, पावर तो मैनेजर की है, आपको समझना चाहिए, इसके पास तो अथॉरिटी नहीं है, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? तो कई बार जब कोई कंपनी का ऑफिसर उसकी अथॉरिटी को एक्सटेंड करे तो यार आपको पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, तुम ये कैसे कर सकते हो? एक अकाउंटेंट शेयर इशू कर रहा है, अरे भाई शेयर इशू का पावर तो डायरेक्टर्स का होता है, अकाउंटेंट कैसे कर सकता है? आप फिर भी बोल रहे हो हाँ हाँ ठीक है मैं शेयर लेने को तैयार हूँ, और बाद में वो शेयर देगा नहीं, आपके साथ गड़बड़ होगी, आप बोलोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था, इसमें मैं क्या करूँ? तो कोर्ट बोलेगी भाई तेरे को नहीं समझ पड़ता है कि उस व्यक्ति का पावर ही नहीं है। अपेरेंटली दिख रहा है कि द ऑफिसर परपोर्टिंग टू एक्ट इज अपेरेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी को क्रॉस कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये केस आपको कोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दिस इज सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। केस का नाम आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी। या तो उस अकाउंटेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए थी, पावर ऑफ अटॉर्नी होती तो फिर हम शक नहीं करते, पर आपने देखा यार पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है, एक अकाउंटेंट छोटा सा व्यक्ति इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई पावर वगैरह है क्या? आपने पूछताछ ही नहीं की और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आपकी गलती है। थर्ड केस है फॉर्जरी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की आप प्रोटेक्शन बिल्कुल ले सकते हो। इरेगुलरिटीज अगर कंपनी के अंदर हुई है तो आप बोल सकते हो साहब मैं तो आउटसाइडर हूं, मुझे क्या मालूम। तो साहब आप बोल सकते हो कि साहब मैं तो आउटसाइडर था, मुझे क्या मालूम इन्होंने अंदर ही अंदर क्या इरेगुलरिटीज की, यहां तक तो प्रोटेक्शन थी, यहां तक मुझे बचाया गया। लेकिन अगर कोई केस फॉर्जरी का हो तो क्या ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करें फॉर्जरी में? नहीं सर, धोखाधड़ी में या फ्रॉड में तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड नल हो जाता है, तो ध्यान रखना फिर टार्कन रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर्जरी में इन सर्टन केसेस एक्सक्लूड द टार्कन रूल। द ओनली क्लियर इलस्ट्रेशन इज रुबेन वर्सेस ग्रेट फिंगफॉल कंसोलिडेटेड। इसमें जो एग्रीड पार्टी थी, जो प्लेंटिफ था, ही वाज अ ट्रांसफरी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट जो कि कंपनी की सील के अंतर्गत इशू किए गए थे, जो कंपनी थी उसकी सील लगी थी। द कंपनी सेक्रेटरी जिसने ये सील एफिक्स की थी, एफिक्स द सील एंड फॉर्ज्ड द सिग्नेचर, फॉर्ज्ड मतलब फर्जी सिग्नेचर कर दिए, किसके? 2 डायरेक्टर्स के। प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्शन लिया दैट वेदर द सिग्नेचर वाज जेन्युइन या फ्रॉड, मुझे क्या मालूम भाई, आप आउटसाइडर हो, आप तो सही बोल रहे हो, बात तो सही है, आपकी बात गलत नहीं है। मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने मुझे सील ठप्पे लगा के शेयर सर्टिफिकेट दिए, वो शेयर सर्टिफिकेट पे साइन थे डायरेक्टर्स के, ऐसा मुझे दिख रहा था, जबकि वो साइन उसके कंपनी सेक्रेटरी ने फर्जी साइन किए थे डायरेक्टर्स के। अब बताओ, अब मैं तो क्या बोलूंगा कोर्ट में? मैं बोलूंगा साहब मैं क्या करूंगा, इसने फर्जी साइन भी किए थे, मैंने तो पैसा देके शेयर सर्टिफिकेट ले लिया ना, शेयर मेरे होने चाहिए। पर कंपनी बोल रही भैया ये केस ही झूठ का है, ये केस ही फॉर्जरी का, ये केस ही फ्रॉड का है, और फ्रॉड के केस के तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही क्या हो जाते हैं? नल एंड वॉइड। तो ध्यान रखना, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट जरूर था सिग्नेचर जेन्युइन होना या फॉर्ज्ड होना, लेकिन इसके बावजूद रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर अ कंप्लीट फॉर्जरी। अगर धोखाधड़ी को प्रमोट करने लग गया कोर्ट कि ठीक है धोखाधड़ी के बावजूद ये शेयर होल्डर सही बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, फिर तो कंपनी सेक्रेटरी ने फर्जी शेयर इशू कर दिया, आपकी गड़बड़ हो गई है तो डायरेक्टर के साइन करके। तो फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कभी भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि क्लियरली फॉर्जरी के केस में हमेशा न्यूलिटी या नल एंड वॉइड माना जाता है। ये तीसरा एक्सेप्शन। तो दोस्तों ये हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कि आउटसाइडर की लायबिलिटी बताता है, फिर हमने देखा इंडोर मैनेजमेंट जो कि आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, और फिर हमने देखा कुछ केसेस जिसमें इंडोर मैनेजमेंट इनअप्लीकेबल है, मतलब वापस लायबिलिटी आउटसाइडर की। इसे 3 केसेस, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी और फॉर्जरी, इनके एक एक केस लॉ के नाम जरूर याद करके लिख के आना। अगर आंसर आता है तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, पर लिखना जरूर आंसर को। ये था आपका इनअप्लीकेबिलिटी का आंसर, थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप छोटा कर सकते हो। एक ही केस लॉ लिखना चलेगा, इसमें 4 लाइन 5 लाइन लिख लेना चलेगा, और इसमें फॉर्जरी के केस में ये वाला केस लॉ आप समझा के आ सकते हो। ये था आपका इनअप्लीकेबिलिटी। सर अगली बात आती है वो कि सर वो तारकन रूल के नाम से अगर केस था तो केस समझा दो ना, कि इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन तारकन रूल से क्यों जानी जाती है, और ऐसा क्या केस था फेमस। ये था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारकन रूल, जिसने इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन को प्रूव किया। केस क्या था? मिस्टर टारकन एक ऑफिशियल लिक्विडेटर थे, किसके? इस कंपनी के, जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसका नाम बहुत बड़ा है, कैमरॉन, कॉलब्रुक, स्ट्रीम, कोल एंड स्वांसी एंड लोगर रेलवे कंपनी। 1844 में कंपनी बनी थी, कंपनी लिक्विडेट हो गई, उसके लिक्विडेटर अपॉइंट हुए मिस्टर तारकन।
कंपनी ने क्या कर रखा था, कंपनी ने बॉन्ड इशू कर रखे थे 2000 पाउंड के, किसको, बैंक को, रॉयल ब्रिटिश बैंक को। क्यों भाई, वो सिक्योरिटी के तौर पर, क्योंकि बैंक में उनका करंट अकाउंट था। ओके, बॉन्ड पे साइन थे, सील थे, 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी के, चलो ठीक है, सील साइन भी प्रॉपर थे। जब कंपनी पे केस लगाया किसने, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने। क्यों लगाया, ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि मिस्टर टी तारकन जो थे वो लिक्विडेटर थे। लिक्विडेटर का काम क्या होता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, असेट्स बेचना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, असेट्स में से पैसा निकालो, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। अब वो सबके पैसे दे रहा था पर इस बैंक के पैसे नहीं दे रहा था, मतलब इस बॉन्ड पे पैसा नहीं दे रहा था। बैंक ने ऑब्जेक्ट किया कि हम भी तो लाइबिलिटी है आपकी, हमको भी पे करो। तो मिस्टर टारकन ने ऑब्जेक्शन लिया, ऑब्जेक्शन लिया कि मैं तो ये पैसा नहीं दूंगा। क्यों लिया बता रहा हूँ, उन्होंने मना कर दिया। तो बैंक ने उठा के केस कर दिया, बैंक ने उठा के केस करा कि हमको हमारा पैसा दो। तो कंपनी ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मिस्टर टारकन ने क्या बोला, मिस्टर टी ने बोला कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ऑलरेडी ये ओपनली इंस्पेक्शन के लिए ओपन थे। डायरेक्टर्स का पावर था बोरो करने का अमाउंट उतना जितना कि कंपनी के रिजोल्यूशन में ऑथोराइज्ड हो। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा था कि डायरेक्टर्स अमाउंट तो बोरो कर सकते हैं पर उतना ही जितना कि रिजोल्यूशन में लिखा। तो मिस्टर टी का ऑब्जेक्शन क्या था, ये बैंक ने हमारे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़े। बैंक बोल रही है पढ़े, हमने आपका एमओए दोनों पढ़ा, उसमें लिखा था, हमने भी पढ़ा था। तो मिस्टर टी का फिर ऑब्जेक्शन क्या है, मिस्टर टी का ऑब्जेक्शन है कि माना कि रिजोल्यूशन तो पास हुआ था, रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था ऐसा नहीं है, रिजोल्यूशन तो पास हुआ था, लेकिन उस रिजोल्यूशन में कितना अमाउंट वो बारो कर सकते हैं ये नहीं लिखा था। बैंक का ऑब्जेक्शन था कि बॉस तुम्हारे पब्लिक डॉक्यूमेंट थे, हमने पढ़े, हमको दिख रहा था कि रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, हमने कंफर्म भी किया, रिजोल्यूशन पास हुआ, अब इसके आगे कंफर्म थोड़ी ना करेंगे। कहने का सेंस ये, मिस्टर टी का ऑब्जेक्शन था कि इन्होंने रिजोल्यूशन तो देखा पर ये नहीं देखा कि उसमें अमाउंट कितना ले सकते हैं। और बैंक का कहना क्या था, हम ये क्यों देखेंगे कितना अमाउंट के लिए बोरो कर सकते हैं, भाई रिजोल्यूशन पास है, बॉन्ड इशू हो गए, डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया, तो हम तो मानेंगे ना कि ये 2000 पाउंड का ही पावर है डायरेक्टर्स के पास। तो मिस्टर टी का ऑब्जेक्शन भी सही था, बैंक का कहना भी सही था। डिसीजन कैसे होगा, देखो डिसीजन हुआ, ध्यान से सुनना। बैंक अवेयर तो थी कि डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं उतना ही जितना कि रिजोल्यूशन में लिखा हो, ये उन्होंने पढ़ा था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, ओपनली इंस्पेक्शन के लिए ओपन थे, इसीलिए बैंक को कंस्ट्रक्टिव नोटिस था इस बात का। लेकिन किंतु परंतु बैंक क्या नहीं कर सकती, बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो विच ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड। बैंक ये पता नहीं लगा सकती ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैसे, किस तरह से और कितने अमाउंट के लिए बोरो किया, क्योंकि वो रिजोल्यूशन कहीं ओपनली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन नहीं होता। बैंक ने ये गलती नहीं की कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा, उनको मालूम था रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, लेकिन रिजोल्यूशन रजिस्टर्ड नहीं होता, वो किसी भी जगह फाइल नहीं होता कि बैंक उसको पढ़ लेते कि इसमें अमाउंट लिखा हुआ नहीं है। फिर बॉन्ड वैलिड क्यों है, क्योंकि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग। तो मिस्टर टी का क्या कहना था कि इनको देखना चाहिए था, उस पर अमाउंट नहीं लिखा, और बैंक का कहना था भाई हमने ये तो पढ़ लिया था कि रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, इसका हमको नोटिस भी था। फिर डायरेक्टर ने बॉन्ड इशू करे, डायरेक्टर ने साइन करा, तो हमने मान लिया कि रिजोल्यूशन पास हुआ होगा। टी का ऑब्जेक्शन था कि उसमें अमाउंट नहीं लिखा था, तो बैंक बोल रही यार हम रिजोल्यूशन थोड़ी नहीं पढ़ते हैं, ये तो आपका इंटरनल मैनेजमेंट है कि आपने रिजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो रिजोल्यूशन कहीं भी पब्लिकली पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो देखिए क्या बोला गया, कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर दी कंपनीज प्रॉब्लम। और इसको मैं इस डायग्राम से समझाऊं तो ध्यान से देखिए, 3 लोग थे यहाँ पर, पहला मिस्टर टी, दूसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी और तीसरा रॉयल ब्रिटिश बैंक। बैंक को बॉन्ड इशू किए हुए थे, इन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए थे क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनको मालूम था कि इसका रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बट 2 डायरेक्टर्स की साइन और सेक्रेटरी की साइन थी वैलिड, कंपनी ने रिजोल्यूशन पास भी किया था। ये बात हालांकि रॉयल ब्रिटिश बैंक को मालूम नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट है। लेकिन टी का ऑब्जेक्शन था कि बैंक को डॉक्यूमेंट पढ़ने चाहिए थे, बैंक बोल रही पढ़े। टी का ऑब्जेक्शन था कि रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, बैंक ने बोला रिजोल्यूशन पास हुआ तो था। टी का ऑब्जेक्शन आखिरी था कि उसमें ये तो बोला ही नहीं था हाउ मच डायरेक्टर्स कैन बोरो। अब बैंक का कहना था ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि रिजोल्यूशन में ये बात लिखी हुई नहीं थी। तो बस ये था फेमस केस आपका, ये वाला वो था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारकन। तो ये लैंग्वेज आप लिख के आना, यही वाली। ही सैड द बैंक वॉज डिम्ड टू बी अवेयर, माना कि बात तो सही थी, बैंक खुद ही बोल रही है हाँ हमको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, बट बैंक कुड नॉट बी एज्यूम्ड कि वो रिजोल्यूशन क्या था, कैसा था, उसमें क्या लिखा था, क्योंकि वो कहीं भी पब्लिकली रजिस्ट्रेबल नहीं है। तो बॉस अब आपका रिजोल्यूशन में आपने क्या लिखा ये मुझे नहीं मालूम है, तो मैं तो मानूंगा कि आपने रिजोल्यूशन वैलिड तरीके से पास किया होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारकन। पढ़ना बहुत ईजी है, बड़े आराम से आप ये लाइन्स
लिख पाओगे। लाओ क्या क्या देखा हमने, मेन वर्ड लिक्विडेटर, कंपनी का नाम थोड़ा सा टफ है, कैमरॉन कोलब्रुक स्टीम, कोल स्वांसिया और लो रेलवे कंपनी, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, टफ है नाम, अपने अच्छा रहता था चिंटू मिंटू पिंटू, इजीली याद होते हैं, ये इतने बड़े बड़े नाम रख देते हैं। ये कंपनी थी, कंपनी ने बॉन्ड दे रखा था बैंक को, कंपनी लिक्विडेट हो गई, लिक्विडेटर ने ऑब्जेक्शन लिया कि मैं तो बैंक को कोई पेमेंट नहीं करूंगा, बैंक ने केस फाइल कर दिया। कंपनी का कहना था कि हमारे डॉक्यूमेंट ओपन थे, इनको पढ़ना चाहिए था कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं। बैंक का कहना था हमने पढ़ा, रिजोल्यूशन पास हुआ होगा ऐसा हमने माना, क्योंकि आपने बॉन्ड इशू किए, डायरेक्टर्स के साइन थे, सेक्रेटरी के साइन थे, रिजोल्यूशन पास भी हुआ था, तो टी ने ऑब्जेक्ट किया, उसमें अमाउंट लिखा हुआ नहीं था। बैंक का कहना था रिजोल्यूशन में अमाउंट लिखा नहीं लिखा है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। बैंक बोल रही भैया वो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमको ये मालूम था कि रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, पर हुआ कि नहीं हुआ ये हमको कैसे मालूम, क्योंकि वो कोई भी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं कि बाहर वालों को ये बात मालूम पड़े। बैंक ने प्रिज्यूम किया कि आपने अपने इंटरनल रेगुलेशंस फॉलो किए होंगे, बैंक ये केस जीता। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट केस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि है डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 455। डॉर्मेंट का मतलब ही स्लीपिंग होता है, आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। फॉर्म की गई, रजिस्टर्ड की गई फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट या टू होल्ड द एसेट या टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी कंपनी ने फ्यूचर एंगल से, भविष्य के लिए अभी कंपनी तो बन गई है, हालांकि उनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सच कंपनी विल बी कॉल्ड एज डॉर्मेंट। और साथ ही साथ एक इनएक्टिव कंपनी को भी हम डॉर्मेंट कंपनी बोलेंगे। इन लोगों को क्या करना सर, इन लोगों को देनी है एक एप्लीकेशन, किसको सर, रजिस्ट्रार को, ताकि इनको एक लेबल लगा दिया जाए, एक स्टेटस दे दिया जाए कि ये डॉर्मेंट कंपनी है। तो डॉर्मेंट कंपनी क्यों बनाई जाती है साहब, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फॉर होल्डिंग एन एसेट, फॉर होल्डिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उनके पास कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है और वो एक इनएक्टिव कंपनी है। सर इनएक्टिव कंपनी किसको मानेंगे, एक ऐसी कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ना तो उनने बिजनेस किया, ना उनने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया। कब, ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, कुछ कर ही नहीं रहे कहने का मतलब, या उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किए, तो ऐसी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी मानेंगे। इनएक्टिव कंपनी को डेफिनेशन में कवर किया डॉर्मेंट की। डॉर्मेंट और किसको माना गया, जो फ्यूचर पर्पस के लिए कंपनी बनाई, जो अभी हाल फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। इसमें सिग्निफिकेंट के साथ ध्यान रखना, अकाउंटिंग वर्ड आना जरूरी है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, सेक्शन है 455। एक और केस सर, निधि कंपनीज क्या होती है, ऐसी कंपनी, नाम ही निधि है, निधि हिंदी वर्ड है, हाँ इंग्लिश वर्ड नहीं है। निधि कंपनीज किनको बोला जाता है, जो लोग लोगों को इकट्ठा करेंगे, मैंने मान लो 100 200 500 1000 लोग इकट्ठे कर लिए, उन लोगों से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा, छोटी छोटी सेविंग लूंगा, उनमें सेविंग की हैबिट डेवलप करूंगा, उन छोटी छोटी सेविंग को इकट्ठा करके मैं वापस मेंबर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग या लोन्स। तो इससे क्या होगा सर, इससे लोगों में सेविंग की हैबिट डेवलप होगी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही इस तरह की हैबिट डेवलप करवाना। तो डेफिनेशन कैसी है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब कॉस्ट कटिंग, खर्चा कम करना, एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर, और रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम देम, लेंडिंग मनी टू देम ओनली टू मेंबर्स, हाँ, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, आपस के बेनिफिट के लिए, किसी बाहर वाले के लिए नहीं, आपस के बेनिफिट के लिए। और ये कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 406 और उसके रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हुए आगे बढ़ेगी, तो माना जाएगा कि वो एक निधि कंपनी है। तो आप और मैं भी निधि कंपनी खोल सकते हैं अगर हमारा टारगेट कॉस्ट कटिंग हो, थ्रिफ्ट हो, सेविंग्स हो, लेंडिंग हो ओनली टू मेंबर्स, डिपॉजिट्स लोगे ओनली फ्रॉम मेंबर्स, तो फिर आप ऐसी कंपनी ओपन कर सकते हो। पीएफआई किसको बोलेंगे सर, पीएफआई का सेक्शन है 272, जिसमें नीचे दिए गए इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना गया। इसमें सबसे पहला नाम आपको हमेशा याद रहेगा, वो है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एलआईसी, जो कि फॉर्म हुआ था एलआईसी एक्ट 1956 से। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईडीएफसी से नाम याद रखना। तीसरा, स्पेसिफाइड कंपनी जो कि यूटीआई में बताई गई है। फोर्थ, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 482 में नोटिफाई कर रखे हैं ऑफ प्रीवियस एक्ट, जो कि रिपील किया गया इसमें अंडर 465 ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट, सच अदर इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखे हैं, इन सबको पीएफआई माना जाएगा। तो पीएफआई में सर 2-3 नाम ही है। सबसे पहला एलआईसी, जो एलआईसी एक्ट 1956 से बनी। दूसरा सर आईडीएफसी। तीसरा आपको बोला गया स्पेसिफाइड कंपनी एज रेफर्ड टू इन यूटीआई। नेक्स्ट बोला गया इंस्टीट्यूशन जो कि नोटिफाइड हैं अंडर 482 ऑफ 1956, जिसको रिपील करके 465 बनाया। सच अदर इंस्टीट्यूशन एज में भी नोटिफाइड। ये पीएफआई की छोटी सी डेफिनेशन है। पीएफआई के लिए शर्तें क्या पूरी करनी पड़ती है, एक इंस्टीट्यूशन को तब तक आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोल पाओगे, उसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि वो इन शर्तों को पूरा ना कर दे। पहली शर्त, उसको एस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। इस एक्ट को भी छोड़ो और किसी प्रीवियस कंपनी लॉ को भी छोड़ दो, उनके अलावा कोई अलग से एक्ट पास हुआ हो इनका,
तो फिर उनको हम नोटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, जिसकी 51% से कम, मतलब मिनिमम 51% की कैपिटल कौन हेल्ड करे, कौन कंट्रोल करे सर, वही सीजी, एसजी, पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय एसजी। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे लिए। ये फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेकंड स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, और ये थर्ड पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पीएफआई का कैटेगरी दे पाएंगे, जिसके लिए अलग से एक्ट बनाया है, जिसका 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड है। दिस इज कॉल्ड पीएफआई। और लास्ट डेफिनेशन पे हम आ गए दोस्तों, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 43 में। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43 बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन किसके लिए, ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे यार उल्टी डेफिनेशन दी सर इन्होंने तो यार, अरे यार सर उल्टी डेफिनेशन दी। हाँ यार, इक्विटी क्या होगी, जो प्रेफरेंस नहीं होगी। तो सर किसको समझे सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा। नाम से समझ में आ रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि आपने 12th अकाउंट्स में भी पढ़ा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी जिसमें दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, इशूड वर्ड इंपॉर्टेंट है, विच कैरीज और वुड कैरी, दोनों वर्ड ले लिए, विच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। दो चीजों का इनको प्रेफरेंस मिलता है। पहला रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आइदर विच इज फिक्स्ड, आइदर विच इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट, या तो डिविडेंड फिक्स है, 3 वर्ड हो गए भैया है ना, या तो डिविडेंड फिक्स्ड है या कैलकुलेट होगा एट अ फिक्स्ड रेट, चाहे उस पर इनकम टैक्स लगे या नहीं लगे, बीच में आइदर भी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स हो। तो ठीक है, तो पहला राइट हुआ सर मेरा डिविडेंड का। दूसरा, रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। रीपेमेंट होगा किसका, कैपिटल का, कब, जब कंपनी क्या हो रही है सर, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, इनको सबसे पहले दिया जाएगा रेदर देन इक्विटी। तो ध्यान रखना, ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, वेदर और नॉट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट। वेदर और नॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदर और नॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड प्रीमियम। चाहे प्रीमियम पे हो या ना हो, कैपिटल का अमाउंट जरूर पे होगा जो आपने क्या कर रखा है, पेड अप कर रखा है। मतलब नॉमिनल वैल्यू तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्रीमियम का देखेंगे, ऐसा कहने का मतलब है। तो दो चीजों में इनको प्रेफरेंस है, पहला डिविडेंड को लेकर, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जिसको हम आरओसी लिख देते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ बीइंग वाउंडिंग अप ऑफ द कंपनी। चाहे इसमें वेदर और नॉट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ एनी फिक्स्ड प्रीमियम, प्रीमियम मिले या नहीं मिले वो अलग मुद्दा है, पर कैपिटल जितनी पेडअप की वो जरूर मिलेगी, इसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और साथ ही साथ इन दो केसेस में भी कैपिटल को प्रेफरेंस मान लिया जाएगा। डिम्ड वर्ड यूज किया है, वो डिम्ड टू बी प्रेफरेंस, डिस्पाइज इट इज एंटाइटल्ड टू आइदर ऑफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट। चाहे इनको ये दोनों राइट मिले हो या नहीं मिले हो, इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो मान लिया जाएगा। पहला केस, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में बात करें, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनको जो प्रेफरेंशियल राइट है वो है नहीं है, वो सब ठीक है। इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट आइदर फुली और टू सम एक्सटेंट विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल राइट अफोर्सेड। मतलब ध्यान से सुनना, आप ये मत बोल देना कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को ये दो राइट्स दिए तो हैं सर, डिविडेंड के और शेयर कैपिटल के रीपेमेंट के। ध्यान से सुनना, अभी भी इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, तो आप ये मत बोल देना कि अब तो ये प्रेफरेंस रहे नहीं, अभी भी इनका नेचर तो क्या है, प्रेफरेंस ही है। देखो क्या लिखा है लाइन, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट बाय आइदर फुली या टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, तो ठीक है, विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू, मतलब कौन सी सर इक्विटी, विद इक्विटी कैपिटल इनको अगर पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। तो ये मत बोल देना सर अभी इक्विटी जैसे हो गए, नहीं, ये अभी भी क्या माने जाएंगे, डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दूसरा इनका जो राइट है रीपेमेंट वाला, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल राइट जो है ना रीपेमेंट का, उसके अलावा इन एडिशन टू दैट क्या हुआ, इनको एक और अधिकार दिया गया, राइट टू पार्टिसिपेट आइदर एक्सटेंड फुली या फिर लिमिटेड, वो तो ठीक है, विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू दैट प्रेफरेंशियल राइट, ये भी ठीक है। खास बात कौन सा, ध्यान से सुनना, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले को पेमेंट करेंगे हो, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वाले को पेमेंट करेंगे हो, फिर अगर सरप्लस बच गया तो सर, सरप्लस बच गया तो वापस से डिवाइड होगा प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में। जैसे ये डिवाइड होने लगा, लोग ऑब्जेक्शन लेने लगे कि नहीं ये तो प्रेफरेंस वाले हैं, इनको ये राइट दिया तो ये तो या तो प्रेफरेंस वाले नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या बोला गया, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट, इंपॉर्टेंट वर्ड, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट, इनको पार्टिसिपेशन फिर से दिया गया, किसके साथ, of any surplus which may remain after the entire capital has been repaid। कहने का सेंस क्या, बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। आपने पढ़ा प्रेफरेंस के लिए दो कंडीशन है, पहला एस टू डिविडेंड, दूसरा एस टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे ये दो कंडीशन हो जाती है, हम बोल देते हैं भैया ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, पहला वर्ड राइट टू पार्टिसिपेट लिखा है, दूसरा वर्ड पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ सरप्लस, अगर पूरी कैपिटल पे करने के बाद सरप्लस बच जाए और उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आप ये मत बोलने लग जाना कि ये तो इक्विटी है।
आप मानोगे कि वो अभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही है, सिर्फ इस कारण से कि वो इक्विटी वालों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और इक्विटी वालों के लिए सिंपल वर्ड इक्विटी नहीं लिखा, इक्विटी वालों के लिए बड़ा सा नाम क्या लिखा, विथ कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल राइट अफोर्ड। देखो ये दो वर्ड लिखे और इसका मीनिंग वही था कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो भी हम उनको प्रेफरेंस ही मानेंगे। माना कि उनको ऑलरेडी राइट दिए हुए और उनके अलावा, उन राइट्स के अलावा और एडिशनल राइट्स दिया, राइट टू पार्टिसिपेट विद इक्विटी एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस विद द इक्विटी, तो आप उनका कैरेक्टर चेंज मत कर देना। दिस इज ऑल अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, आप चाहो तो पहले दो पैराग्राफ जरूर लिखना। पर तो दोस्तों ये आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी इनएप्लीकेबिलिटी, तारकंद रूल और अलग अलग डेफिनेशन। सर वापस से याद कराओगे? अरे बिल्कुल जान, क्यों नहीं कराऊंगा, तुम्हारे लिए ही तो ये सब प्लेज लेके आया हूं। चलो भाइयों वापस शुरू करते हैं हम एक और रिवीजन, करिए रिवाइंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तीन चार इंपॉर्टेंट वर्ड, जब एमओए रजिस्टर्ड हो जाते हैं विद रजिस्टर ऑफ कंपनी, दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस अंडर सेक्शन 399। ये आप लिख देना। इट इज देयर फॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी। क्या ड्यूटी है उसकी? सर, to read this document, to inspect this document, to understand this document, and whether his contract is in conformity with this provision. तो लाइन क्या लिखूंगा सर? There is duty of the every person dealing with the company. It is the duty of every person dealing with the company to inspect his document. Document inspect करे and make sure, क्या confirm करे, क्या surety से बोले that his contract are in conformity with the provisions. Okay sir, whether a person reads or not, ये एक और खास बात है, पढ़े या नहीं पढ़े, it will be presumed, क्या presumption है सर? ये तो पढ़ चुके हैं, that he knows the contents of the document. इसी के साथ बोला गया this is the डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसी इंप्लाइड नोटिस को कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का दो मतलब है, पहला वेदर पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, इज प्रिज्यूम्ड टू, पहला रीड, दूसरा ऑब्टेन नॉलेज, तीसरा also अंडरस्टैंड देम। ये तीन बातें, अंडरस्टैंड के अंडरस्टूड, सर अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। और दूसरा, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये ध्यान रखिएगा। इफेक्ट क्या है सर? अगर कोई कंपनी बियॉन्ड द पावर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेती है, जो कि मेमोरेंडम आर्टिकल के अल्ट्रा वायर्स था, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग एंड द कंपनी इज नॉट लायबल। अल्लाह, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। जो बोलता है आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी, दो आर सपोज टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी, कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी एज पर द प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है साहब, ये तो ठीक है, बट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड, क्या एज्यूम करेगा वो? टू एज्यूम दैट सो फार एज द इंटरनल कंप्लायंस ऑफ द प्रोसीजर रेगुलेशन इज कंसर्न्ड, एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली या एवरीथिंग इज डन परफेक्टली, ये बात वो प्रिज्यूम करेगा। दे आर बाउंड टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, ये सब तो ठीक है, बट दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर, ये सब तो मन से लिखना। टू इंश्योर दैट द प्रपोज डीलिंग इज नॉट अल्ट्रा वायर्स, ये भी लिख सकते हो, नॉट इनकंसिस्टेंट, बट ही इज नॉट सपोज टू डू मोर, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। He is fully entitled to presume the regularity and compliance, दो word regularity and compliance, दो word regularity and compliance of the company with the internal procedure as required by MOA. This doctrine is a limitation of the doctrine of constructive notice. ध्यान रखना, इसको प्रोटेक्शन दिया और पॉपुलरली इसको रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारकन रूल से तारकन रूल भी बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड तीन चार थे हमारे पास। दो आर सपोज टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स, कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी, आल्सो एंटाइटल्ड टू एज्यूम, इंटरनल कंप्लायंस, कंसर्न, एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली। फिर हमने बोला सर एग्जामिन करो, इंश्योर करो, नॉट बाउंड टू डू सो मोर, बस। तीसरा, रेगुलरिटी हो, कंप्लायंस हो इंटरनल प्रोसीजर की, जो एमओए में बोला है। फोर्थ वन, लिमिटेशन ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन की, और पॉपुलरली इसको रूल ले डाउन किया गया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारकन में। ध्यान रखना, ये प्रोटेक्शन देती है आउटसाइडर को। नेक्स्ट सर, कब कब कौन कौन से केस में से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगी? कुछ केसेस में तारकन रूल की अपनी लिमिटेशन है। पहला है सर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द इर्रेगुलरिटी, जिसमें हमने बोला कि कभी भी ये डॉक्ट्रिन उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी जो कंपनी से डील कर रहे हैं विथ नोटिस, कि एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव कोई भी इनके पास नोटिस था ऑफ द इर्रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसका फेमस केस है अपने पास, वो है हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें डायरेक्टर ने खुद को डिबेंचर इशू कर लिए थे। डिबेंचर इशूड टू देमसेल्व्स, दे शुड हैव नोन टू द एक्सटेंट टू विच दे वेयर लैंडिंग मनी, उनको मालूम है कि कितने एक्सटेंट तक कंपनी लैंड कर सकती है। साथ ही साथ उनको असेंट लेनी चाहिए थी जनरल मीटिंग की, जो कि उन्होंने नहीं ली। अब अगर वो बोलते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं कि हम तो आउटसाइडर थे साहब, हमको प्रोटेक्शन दो इंडोर मैनेजमेंट की, कंपनी को कितना लोन लेना था ये हमको क्या मालूम, ये तो इंटरनल मैटर था। कंपनी का इंटरनल मैटर तो था, पर डायरेक्टर्स ने ही तो ये सब किया, उनको इंटरनल जानकारी थी इर्रेगुलरिटी आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। दूसरा, हमने बोला सस्पिशन ऑफ इर्रेगुलरिटी हो तो ये डॉक्ट्रिन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो नेग्लिजेंटली बिहेव करेगा उसको डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो पहली लाइन, डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स, क्या वर्ड यूज करोगे? रिवॉर्ड्स दोज
who behave negligently. When the person is dealing with the company is put to an inquiry, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उसको पूछताछ करनी चाहिए थी. कौन से केस में? फॉर एग्जाम्पल where there is some unusual or not in the ordinary course of business transaction is entered. ये दो बातें ध्यान रखना. unusual transaction है, not in the ordinary course है, तो you should have put upon an inquiry, पूछताछ करनी चाहिए थी, जरूरी पूछताछ आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, अब आप कंपनी को लायबल नहीं बनाओगे. तो यहां से आपको तारकन रूल का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कोई भी इंक्वायरी इनवाइट नहीं की थी. ये दूसरा वर्ड है. जब कोई ऑफिसर अपनी अथॉरिटी से आउटसाइड जाके, अपेरेंटली दिख रहा है कि आउटसाइड जाके अपने स्कोप से बाहर जाके वो काम कर रहा है, तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पावर ऑफ अटॉर्नी मांगनी चाहिए थी, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और कंपनी लायबल नहीं होगी. नेक्स्ट है फॉर्जरी. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज only to irregularities. कौन सी वाली? which might otherwise affect transaction but it cannot apply to forgery, क्योंकि फॉर्जरी वाले सारे केस कैसे होते हैं? नलिटी पे चले जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं. तारकन रूल की एप्लीकेबिलिटी यहाँ नहीं हो सकती. प्लेंटिफ ने एक शेयर सर्टिफिकेट के लिए एज ए ट्रांसफरी अप्लाई किया, उसको शेयर सर्टिफिकेट मिले, उस पर सील और साइन थे सेक्रेटरी के, नाम था डायरेक्टर्स का, सेक्रेटरी ने फॉर्जरी से साइन किए थे. प्लेंटिफ का कहना था मुझे क्या मालूम कि ये साइन जेन्युइन है कि फॉर्ज्ड है, पर कंपनी का कहना था कि ये तो पूरा मैटर ही फॉर्जरी का है. माना कि हमारा इंटरनल मैनेजमेंट था कि साइन किसके थे. प्लेंटिफ सही बोल रहा है, वैसे उसको क्या मालूम साइन किसके. लेकिन कंपनी के केस में अगर बात करें तो रूल नेवर विल सपोर्ट द केस ऑफ फॉर्जरी. इट विल बी नेवर एक्सटेंडेड टू सपोर्ट और टू कवर अ केस ऑफ प्लेन फॉर्जरी. पूरी तरह से धोखाधड़ी के केस में आप तारकन रूल को अप्लाई नहीं कर सकते. तो तीसरा केस था आपका फॉर्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तारकन रूल का पूरा फैक्ट और केस लॉ और डिसीजन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि बैंक अवेयर तो थी कि डायरेक्टर्स बोरो नहीं कर सकते या उतनी बोरो कर सकते जितना रिजोल्यूशन में लिखा है. बैंक ने बोला हाँ हमको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, बट बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो वेदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड, क्योंकि ये उनका रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं था. बैंक का कहना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि ये रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं था, ओपन फॉर इंस्पेक्शन नहीं था, ये उनका इंटरनल वर्किंग है. तो मैंने रिजोल्यूशन पढ़ा ही नहीं, डायरेक्टर्स ने साइन किया, तो मैं तो मानूंगा ना कि उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर लिया होगा. नेक्स्ट डेफिनेशन में हमने डॉर्मेंट देखा, जिसमें तीन बातें पड़ी. फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एन इनएक्टिव कंपनी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. वो अप्लाई करेगी आरओसी को और बोलेगी कि हमको स्टेटस दे दो फॉर अ डॉर्मेंट कंपनी. इनएक्टिव कंपनी का मतलब सर ऐसी कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. एंड साथ ही साथ क्या बोला, या और बोल लो, नॉट फाइल्ड एनुअल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. ऐसी कंपनी को हम इनएक्टिव मानेंगे. सेक्शन 455 इसको कवर करता है. निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट है कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमॉन्ग द मेंबर्स, रिसीविंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट. ये कैसे बनेगी सर? विच कंप्लाइज विद द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 406. नेक्स्ट था सर पीएफआई, इसमें सबसे पहला नाम एलआईसी, दूसरा आईडीएफसी, तीसरा यूटीआई वाला ऑर्गेनाइजेशन, चौथा इंस्टीट्यूशन जो नोटिफाई होंगे, पांचवा सचेतन इंस्टीट्यूशन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई नोटिफाई. कंडीशन क्या होगी सर नोटिफिकेशन की? सिर्फ 2 कंडीशन है सर. पहला, एस्टेब्लिश किया गया अंडर एनी स्पेशल एक्ट अदर देन दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, अदर देन एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, मतलब एक सेपरेट ही उसका लॉ बनाकर आपने उसको पीएफआई डिक्लेयर किया. और दूसरा, या तो फिर उसमें 51% या उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर वो पीएफआई हो सकता है. इक्विटी, सेक्शन 43 का एक्सप्लेनेशन बोलता है इक्विटी इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. किस कैपिटल को बोलेंगे? मीन्स ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस. तो हमको प्रेफरेंस देखना पड़ेगा. इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी? विच कैरीज और वुड कैरी this to preferential right with respect to पहला with respect to payment of dividend either as a fixed amount or calculated on a fixed rate, may be either free or subject to income tax. तो पहला राइट डिविडेंड का. दूसरा राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ या विथ रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब वाइंड अप हो रहा है कंपनी का, फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये ध्यान रखना, ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप वेदर और नॉट, चाहे आपको पेमेंट ऑफ फिक्स्ड प्रीमियम हो या ना हो, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माने जाओगे. साथ ही साथ अगर आपको डिविडेंड का राइट है या रीपेमेंट का राइट है, इसके बावजूद एक और एक्स्ट्रा एडिशनल राइट है, वो है राइट टू पार्टिसिपेट विद दोस कैपिटल विच आर नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल राइट, मतलब इक्विटी. या इसके अलावा आपको एक और राइट है, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस. आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, सरप्लस जो बच गया कब? आफ्टर द पेमेंट ऑफ एंटायर कैपिटल, तो आपको हम अभी भी प्रेफरेंस ही मानेंगे, भले ही आप इक्विटी के राइट्स भी यूज कर रहे हो. ये था आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो ये था हमारा आखिरी डेफिनेशन, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए बॉस. इसके बाहर से तो नहीं आना चाहिए, मेरा मन नहीं बोलता ऐसा, आपका मन भी नहीं देखेगा. तो दोस्तों ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आखिरी डेफिनेशन, और हमने सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में कवर किए हैं.
आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। PDF आप सभी के पास अवेलेबल है। ये शॉर्ट नोट है, रिवीजन 2-2 घंटे में होगा एग्जाम से पहले। भरोसा रखना भाई पे, सब कुछ कवर कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इतना ही पढ़ लो, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरा मन बोलता है इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। जो हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वही चांसेस हैं आने के। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, भरोसा रखिएगा, आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद किया होगा। मैं जानता हूँ आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। मुझे भी खुशी होगी अगर आप पास होंगे तो अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान जरूर रखना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई है ना, सब पढ़ा रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। इससे पहले अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मुझे पूरा भरोसा है आपने सारे कंसेप्ट अभी सीखे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं फिर मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।